सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस का एपिसोड नंबर 5 और 6। थोड़ी एनर्जी लो लग रही होंगी तुम लोगों को। भाई मैंने बहुत वीडियो बना लिया आज सुबह से। ब्लीच के एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दिया, बैटल थ्रू द हेवेंस का एक 3 और 4 भी आज ही एक्सप्लेन करा था मैंने। तो आज भयंकर काम हो गया है। मैंने सोचा ये एपिसोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ठीक है, तुम लोग एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो, ठीक है भाई लोग। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा जियोयान दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको ऑक्शन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट मिल गया था। तो वो ये पैसे ले जाके अपने घर जा रहा होता है कि वो अपने फादर को दिखा सके उसकी अर्निंग। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के गेट के पास पहुंचता है ना, तो उसे अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि जो उसके फादर के एल्डर्स हैं ना, मतलब आइट साइड के, वो उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तूने गलत डिसीजन लिया है। ये जो एलेक्सियर तूने खरीदा है ना इतने ज़्यादा हाई अमाउंट में, ये काफ़ी बड़ी तेरी गलती है। ये जो दोनों एल्डर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं अपने जानजियो को। ये बार बार बोल रहे होते कि तुम्हारा डिसीजन ना काफ़ी ज़्यादा गलत था, ये हमारे जो क्राइसिस है ना उसे और ज़्यादा बढ़ा देगा। तुमने 40,000 सिक्कों में खरीदा वो एलेक्सियर, जबकि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी नहीं। हम जानते ये तुमने तुम्हारे बेटे के लिए किया है, लेकिन ये सब करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। तुम ये सब चीज़ें अवॉइड भी कर सकते थे। तुम्हें थोड़ा मैच्योरली सोचना होगा जानजियो। ये सब सुन के अपने जानजियो भी अपने आप को गिल्टी समझ रहे थे, लेकिन उनके आगे उनके बेटे का प्यार ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो अपने जानजियो है ना, वो उन लोगों को बोलते कि ये जो पैसे है ना, इसका मैं भुगतान अपने जो पर्सनल टूल्स है ना उनको बेच के कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। और इसके बाद जो अपने जानजियो है ना, वो बाहर निकल जाते उस कमरे से। अब जो जानजियो है ना, वो बाहर निकल जाते उस कमरे के और वो बाहर घूमने लगते, तभी उनको जियोयान दिखता है। उसी मौके पे जो अपने याओ लाओ रहते हैं ना, वो पैसे की पोटली को अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेते और छुपा लेते उसको। अब अपने जानजियो अंकल जियोयान के पास आते और उसे बोलते कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और उसे वही एलेक्सियर देते। जिसको देख के जो अपना जियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसके पापा को हक करता है और उन्हें बोलता है आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो पापा, थैंक यू। और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा अपना लेवल बढ़ाने के लिए, और जिसकी वजह से जो आपका सर है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊँचा उठ जाएगा। अब इसके बाद जो अपना जियोयान है ना, वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके अब लेवल 6 पे पहुंचना होगा। मेरे फादर की उम्मीदें अब मुझसे लगी हुई है, मुझे कुछ भी करके अपना लेवल अप करना होगा और उनका नाम रोशन करना होगा। तभी याओ लाओ बोलते कि तुम्हें इतनी ज़्यादा हड़बड़ी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है जियोयान, तुम आराम से भी अपना लेवल बढ़ा सकते हो। लेकिन जो जियोयान था ना, वो अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहता है। वो बोलता है कि मेरे फादर की जो उम्मीदें हैं ना, वो मुझसे जुड़ी हुई है, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपना लेवल बढ़ाना होगा, तो प्लीज़ मास्टर मुझे ट्रेन करिए। सो इसके बाद जो अपना जियोयान है ना, उसका ट्रेनिंग आर्क पूरा चालू हो जाता है। अब जो अपना जियोयान है ना, उसकी हार्डकोर ट्रेनिंग बहुत ही भयंकर तरीके से स्टार्ट हो जाती है। याओ लाओ उसे बहुत भयंकर तरीके से ट्रेन कर रहे थे। जो अपना जियोयान रहता है ना, वो कंटिन्यूसली बास को हिट कर रहा था, जिसकी वजह से जो उसका हाथ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग जाता है। तभी जो याओ लाओ रहते ना, वो बोलते जो ऑक्टेट क्रशिंग टेक्निक है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, उसे सीखने के लिए तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अभी के लिए तुम फायर विंड आर्म या वैक्यूम पाम टेक्निक सीखने की कोशिश करो, वो तुम्हारे लिए ईजी पड़ेगी। अब ये सब सुन के जो अपना जियोयान रहता है ना, वो डिसाइड कर लेता है कि उसको फायर विंड आर्म जो टेक्निक है ना, वो सीखनी है। तो वो जो एक बांस का टुकड़ा है ना, उसे हवा में उठाता है और अपनी टेक्निक की मदद से बीच में से तोड़ देता है। जिसको देख के जो याओ लाओ रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा प्रयास बुरा नहीं था, तुम काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा कि तुम कोशिश कर रहे हो, और अब तुमने तुम्हारा जो लेवल है उसे 6 पे भी पहुंचा दिया है, तो इसकी मदद से तुम जो टेक्निक है ना, वो जल्दी सीख पा रहे हो। लेकिन जो अपना जियोयान था ना, वो अभी भी खुश नहीं था। वो उसके मास्टर से बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी लेवल 7 पे पहुंचना है, मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना है। याओ लाओ उसे एक्सप्लेन करते हुए बताते कि अगर तुम्हें लेवल 7 पे पहुंचना होगा ना, तो तुम्हारी जो बेसिक स्किल है ना, तुम्हें उसे एडवांस लेवल पे पहुंचाना होगा, जिसमें तुम्हारी जो डूक्यू है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होंगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी लेवल 7 पे पहुंचने के लिए। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। अगर तुम ज़्यादा ही जल्दी करोगे लेवल अप बढ़ाने के लिए, तो तुम्हारे फेल होने के जो चांसेस है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो तुम्हारा लेवल है ना, वो एक जगह आके रुक जाएगा। तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा जो दिमाग है ना, उसे एक जगह स्थिर करना होगा, और जो अपनी डूक्यू का संचालन है ना, उसे बढ़ाना होगा, जिसकी मदद से जो तुम्हारा लेवल है ना, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। और उसके साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से जो तुम्हारा लेवल है वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। लेकिन जो जियोयान है ना, वो बोलता है कि 2 महीने बाद सेंट सेरेमनी होने वाली है, जिसमें जो स्टूडेंट्स है ना, उनका लेवल चेक किया जाता है, और मुझे कुछ भी करके लेवल 7 पे पहुंचना होगा। तब तक अगर मैं मेरा लेवल नहीं बढ़ा पाया ना जल्दी से, तो मैं मेरे फादर और जूनियर के साथ आंखें नहीं मिला
चला पाऊंगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएंगी पूरे हमारे सोसाइटी के अंदर। ये बात को सुन के जो अपने याओ लाओ रहते हैं ना, वो उसे बोलते कि अगर तुम्हें तुम्हारा लेवल बढ़ाने की इतनी ज़्यादा जल्दी है ना, तो तुम्हें स्पिरिचुअल एलेक्सियर जो है ना उसे पीना होगा, जिसकी मदद से तुम तुम्हारा जो लेवल है ना उसे और ज़्यादा जल्दी बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग करने लग जाता है, और भाई बंदा भयंकर ट्रेनिंग करने लग जाता है। जो उसके मास्टर है ना, वो उसे ड्यूक्यू को संचालित करना सिखाते हैं, उसको ड्यूक्यू का सही तरीके से यूज़ करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ियोयान है ना, वो धीरे धीरे लेवल 7 के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच रहा था। और एक दिन उसके पास मौका मिलता है, जिस दिन वो हॉट स्प्रिंग बाथ ले रहा होता है ना, तो जो मास्टर याओ लाओ रहते हैं ना, वो उसी पानी के अंदर वो जो स्पिरिचुअल एलेक्सियर होता है ना, वो उसकी बूंदे गिरा देते हैं। और जो मास्टर याओ लाओ रहते हैं ना, वो अपनी वाइट फ्लेम है ना, उसे भी ज़ियोयान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी मदद से जो ज़ियोयान है ना, उसको कल्टीवेशन करने में और ज़्यादा मदद मिलती है, और वो उस पानी के अंदर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। अब अपने ज़ियोयान की जैसी कल्टीवेशन खत्म हो जाती है ना, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि जो अपना ज़ियोयान है ना, वो लेवल 7 पे पहुंच चुका है, जिसके बाद जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर जूनर आ जाती है और उसे बोलती है कि हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थोड़े समय में शुरू होने वाली है, तुम जल्दी उठो, हमें वहाँ पर चलना होगा। अब तुम बेसिक नॉलेज ले लो भाई लोग इस सेरेमनी के बारे में। ये जो सेरेमनी है ना, ये कंडक्ट कराई जाती है सारे स्टूडेंट्स के बीच में, जिसमें उनका लेवल चेक करा जाए। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी को पास करने के लिए एक पर्सन का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि अगर तुम्हारा लेवल 7 के ऊपर है तो तुम पास किए जाओगे, और अगर तुम्हारा लेवल 7 से कम है तो तुम फेल हो जाओगे। देन फिर ये दोनों जो रहते हैं ना, ये उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेरेमनी कंडक्ट हो रही होती है। अब अपनी जूनर का नंबर आ जाता है अपनी पावर को चेक कराने का। जूनर जैसी वहाँ पर पावर चेक कराने के लिए जाती है ना, उसका जो लेवल निकलता है वो निकलता है लेवल 9, जिसको देख के ना लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि लड़की कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अब बारी आ जाती है अपने ज़ियोयान के लेवल चेक कराने की, जिसको देख के जो उसके बाकी के पीछे वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये कमज़ोर लड़का क्या ही लेवल चेक कराएगा, ये तो कमज़ोर है, इसके अंदर दम खम नहीं है। तो ऐसे फालतू मजाक कर रहे होते हैं ज़ियोयान के बारे में। लेकिन जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है और वो सीधे अपना लेवल चेक कराने चल जाता है। और जो उसका लेवल निकलता है ना, वो निकलता है लेवल 7, जिसको देख के भाई सबके सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन कोई बंदा जो रियलिटी में खुश था ना, वो थी अपनी जूनर और अपने थे ज़ानजियो अंकल। ज़ानजियो अंकल काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि उनको समझ आ रहा था कि मेरे लड़के ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है ये मुकाम हासिल करने के लिए। अब जो ज़ानजियो के आइट साइड वाले एल्डर्स हैं ना, वो कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं अपने अंकल जी को कि भाई तुम्हारे लड़के ने तो कमाल कर दिया। ये सब देख के जो अपना निंग भैया है ना, उसकी तो गंदी जल गई थी। तो वो ज़ियोयान को टॉन्ट मारते हुए बोलता है, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं लेवल 9 के ऊपर बैठा हूँ और तुम तो अभी लेवल 7 पे पहुँचे हो, यानी कि अभी भी तुम मेरे से कमज़ोर हो। अब यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे जियाली अंकल दिखाए जाते हैं। जो अपने अंकल जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। अब अपना लाओ भैया वहाँ पर आता है और लाओ बताता है अपने जियाली अंकल को कि जो ज़ियोयान है ना, उसका लेवल वापस से बढ़ने लग गया और मुझे लग रहा है कि वो अल्केमिस्ट की हेल्प पक्का ले रहा है। जियाली अंकल उसे रिप्लाई में बोलते, हमें इस बात का पता लगाना ही होगा, अगले महीने क्रो सिटी के अंदर एक ओपनिंग इवेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग भी जाएंगे और बाकी फैमिलीज भी आएंगी। उसमें हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो ज़ियोयान है, ये किसी अल्केमिस्ट की हेल्प ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो क्रो सिटी है ना, उसके अंदर ओपनिंग इवेंट चालू हो गया था और बहुत सारी रॉयल फैमिली एक साथ आ गई थी। और इन रॉयल फैमिलीज़ में से एक फैमिली थी अपने जियाली अंकल की। अब जियो फैमिली का एक एल्डर आता है और जो ये इवेंट है ना, इसके बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करना चालू करता है। आज जियो फैमिली की ओपनिंग सेरेमनी है, जिसके पावन अवसर पर हम सब एक साथ आए हैं और इस मौके पर हम एक टेस्ट करने वाले, यानी कि मैं बुलाने वाला हूँ हमारे 3rd यंग मास्टर ज़ियोयान को स्टेज के ऊपर। ज़ियोयान, जैसे कि तुम लेवल 7 पे आ चुके हो ना, तो प्रथा के अनुसार तुम्हें तुम्हारी पहली चुनौती को स्वीकार करना होगा। इस सभा में अगर कोई भी बंदा लेवल 9 के नीचे, तो वो ज़ियोयान को खुली चुनौती दे सकता है और ज़ियोयान तुम्हें वो चुनौती स्वीकार कर कर उसके साथ लड़ना होगा। तो जो अपने निंग भैया है ना, वो उचक जाते और बोलते कि मेरा लेवल 8 है। भाई लोग, मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया था, निंग भैया का जो लेवल है ना, वो लेवल 8 है। तो जो निंग भैया है ना, वो उचक जाते और बोलते कि भाई मेरे को लड़ना है ज़ियोयान से। निंग बोलता है ज़ियोयान को, क्यों मेरे प्यारे भाई, क्या तुम मेरे साथ लड़ना नहीं चाहते? क्या तुम अपनी ताकत मेरे ऊपर आजमाना नहीं चाहते? तो जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो अपने निंग भैया की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता और फिर उन दोनों के बीच में एक फ़ाइट चालू हो जाती। फाइट जैसी स्टार्ट होती है, जो अपना निंग है ना, वो सडनली ज़ियोयान के ऊपर अपने अटैक्स के साथ हमला कर देता है। स्टार्टिंग में जो निंग रहता है ना, वो यूज़ करता है अपनी इंटरमीडिएट टेक्निक को, और इसके बाद वो यूज़ करता है अपनी क्लॉ टेक्निक का ज़ियोयान के ऊपर। लेकिन ये दोनों ही टेक्निक का जो अपना ज़ियोयान है ना, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो अपना ज़ियोयान है ना, वो अपनी फ्लेम टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक कर रहा था और अपने आप को ब्लॉक कर रहा था। सब लोग देख के शॉक हो गए थे कि जो ज़ियोयान है ना, वो निंग के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है।
तभी सडनली जियोयान की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रेड टाइप का ऑरा निकलने लग जाता है, जिसको देख के ना सब लोग शॉक हो जाते। तो जो मास्टर याओलाओ है ना उसे एक्सप्लेन करते हुए बताते कि जो तुम्हारा एलेक्सियर है ना वो अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से ना तुम्हारी बॉडी अभी काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गई है। तुम्हें थोड़ी देर तक बस ये दर्द को झेलना है। अगर तुमने ये दर्द झेल लिया ना तो तुम इसके बाद लेवल 8 पे पहुंच जाओगे। तभी जो सडनली अपना निंग भाई रहता है ना वो जियोयान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो अपना जियोयान रहता है ना लेकिन उसे बड़े आराम से फायर पाम टेक्निक की मदद से दूर फेंक देता है। इस अटैक को देख के ना जो जितने लोग वहाँ पर बैठे थे ना वो सारे शॉक हो गए थे कि जियोयान इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो जो अपने जियाली अंकल है ना वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और जो जियाली अंकल है ना वो अपने पास से एक मेडिसिन निकालते यानी कि एक पिल, और वो एक अपने आदमी से बोलते कि जाओ ये निंग को दे दो। तो वो आदमी जाता है और छुपके से निंग को वो मेडिसिन दे देता है, और निंग वो मेडिसिन खा भी लेता है। वो मेडिसिन खाने की वजह से जो निंग है ना उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। या फिर देख के शॉक हो जाती है कि इसको कोई गलत मेडिसिन दे दी है, जिसकी वजह से ना इसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और याफे को ये भी समझ में आ गया था कि जो निंग ने पिल ली है ना उसका नाम है लोन पिल, जो कि एक इनलीगल पिल है फाइट में लेना। दूसरी तरफ जो याओलाओ रहते हैं ना वो जियोयान को बोलते कि अभी निंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया, अगर तुम इसे हरा देते हो ना तो तुम लेवल 8 पे प्रमोट हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुमने अपने बलबूते पे निंग को हरा दिया तो तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे, और मैं तुम्हें सारी वो बेहतरीन टेक्निक सिखाऊंगा जो मेरे को आती है। ये सब सुन के जो अपना जियोयान है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है इस फाइट के लिए। तो दूसरी तरफ जो अपना निंग रहता है ना वो सडनली जियोयान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो जियोयान रहता है ना वो अपनी ड्यूक्यू को एक जगह एकत्रित करता है और एक फाइनल मूव मारता है निंग के ऊपर, जिसकी वजह से जो निंग रहता है ना वो नॉकआउट हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फाइट खत्म होने के बाद वहाँ पर एक एल्डर आता है और अपने निंग भैया को चेक करने लग जाता है। निंग की हालत देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा दया आती है। वो एल्डर जियोयान को बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो, तुमने इस बेचारे का एक हाथ तोड़ दिया। तो वहाँ पर जो दूसरा एल्डर है ना वो बोलते कि गलती निंग ने करी है, उसने गलत पिल खाई है और ये उसकी गलती का नतीजा है जो उसकी हालत हुई है। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये जो लड़ाई है ना ये जियोयान जीत चुका है, और ये जो निंग है ना इसे 3 महीने का प्रिजन मिलेगा। जियोयान की जीत को देख के जो अपने जान जियो है ना और जूनर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों की तो खुशियाँ संभल नहीं रही थी। और दूसरी तरफ जो याओलाओ है ना वो अपने जियोयान को बोलते शाबाश मेरे लड़के, तुमने बहुत बढ़िया तरीके से फाइट लड़ी। तो जियोयान बोलता है डील के हिसाब से आपको मुझे अब सारी टेक्निक सिखानी होंगी। तो याओलाओ से हंसते हुए बोलते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हें सारी टेक्निक सिखा दूंगा, और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा लेवल 8 हो चुका है। तो हमें ये भी पता चलता है कि जो अपना जियोयान है ना अब वो लेवल 8 के ऊपर आ चुका है। अब हमें वापस से जियाली के महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जियाली अंकल है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। वो अपने बेटे को बोल रहे थे कि अगर जियोयान इसी तरीके से लेवल अप करता रहा ना तो हमें जियो परिवार को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी जो लाव है ना वो जियाली अंकल को बोलता है कि अगर हमें किसी को हराना है ना तो हमें उसके जैसे ही बंदा चाहिए, मैंने किसी को बुलाया। तभी वहाँ पर एक एल्केमिस्ट आ जाता है जिसका नाम होता है शियोशी। ये जो बंदा है ना ये लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा दीवाना है। तुम लोग देख ही सकते हो कि इसके आइट साइड में कितनी लड़की है। तो जो जियाली अंकल है ना इसको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते कि ये ठरकी आदमी हमारा क्या ही कर लेगा, मतलब क्या ही हेल्प कर लेगा, ये कहने का मतलब है अपने जियाली अंकल का। लेकिन लाओ जैसे ही जियाली अंकल को ये बताता है कि ये बंदा एक एल्केमिस्ट है और वो भी लेवल 4 का, तो जियाली अंकल ना उसको फॉर्मेलिटी के साथ ट्रीट करने लग जाते हैं। तो बंदा बोलता है कि मुझे इतने ज़्यादा फॉर्मली ट्रीट मत करो, मेरी बस एक कंडीशन है उसको पूरा कर दो, बाकी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सो जियाली अंकल उससे पूछते कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, मुझे वो बताओ और मेरी मदद करो जियो परिवार को ख़त्म करने में। शियोशी बोलता है मुझे क्रो सिटी की याफे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे वो लड़की ला के दे दो, बदले में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा जियो फैमिली को ख़त्म करने में। अब जो अपना लाओ है ना वो अपने जियाली अंकल को अपना प्लान समझाता है। लाओ बोलता है कि मार्केट से हम सारी मेडिसिन और सारा रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि अगर जियोयान किसी एल्केमिस्ट की हेल्प ले रहा है तो उसे मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी या तो उसे मेडिसिन खरीदनी होगी, और जब मार्केट में ये सब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी तो उसे ना चाहते हुए हमसे ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, और जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो बंदा किसी एल्केमिस्ट की हेल्प ले रहा है। सो ये प्लान सुन के जो अपने जियाली अंकल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं अपने लड़के से। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना जियोयान है ना वो जूनर के साथ मार्केट में घूम रहा होता है, लेकिन जो मार्केट था ना वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम थी। तो जियोयान काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है कि इस मार्केट में तो भीड़ रहती है लेकिन यहाँ भीड़ क्यों कम दिख रही है। तो एक शॉपकीपर के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई आज हुआ क्या जो इतनी कम भीड़ है। तो शॉपकीपर एक्सप्लेन करते हुए बताता है जियोयान को कि जो जियाली फैमिली है ना उनने हमसे सारी की सारी रॉ मटेरियल्स और मेडिसिन खरीद ली है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं अब। और बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं ना जियाली फैमिली
फैमिली ने अपने अंडर कर लिए, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग अब यहाँ पर बेचने भी नहीं आते चीज़ें। इस कारण यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम दिख रही है तुम्हें। सो ये सब सुन के जो अपना जियोयान है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा मेरा मार्केट बचाने के लिए, मतलब हमारी फैमिली का मार्केट बचाने के लिए। तभी हमें याओलाओ की आवाज़ आती है और याओलाओ जियोयान को बोलते कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और जो अपना जियोयान है ना वही भेस बदल के वो याफे से मिलने जाता है। याफे से मिलने के बाद जो अपना जियोयान रहता है ना वो उसे एक पेज देता है जिसके ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे रहते हैं। तो याफे समझ जाती कि इसे कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और याफे ये भी समझ जाती कि ये जो बंदा है ना ये अपनी खुद की मेडिसिन बनाने वाला है और जियाली की जो हीलिंग पोशन वाली मेडिसिन है ना उसके अगेंस्ट अपनी मेडिसिन उतारने वाला है। याफे जियोयान को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन ना चाहते हुए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये सब ऑक्शन हाउस के रूल्स के खिलाफ है। तभी जो अपना जियोयान है ना वो बोलते कि मैं जियो फैमिली से हूँ। ये सब सुन के जो याफे रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी सडनली याफे के ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन जो अपना जियोयान है ना वो अपनी वैक्यूम पाम टेक्निक की मदद से याफे को बचा लेता है। फिर वो एक एक करके जितने सैनिक याफे के ऊपर अटैक करने आए थे ना वो सबको निपटा देता है और एक सैनिक को टेबल के ऊपर लेटा देता है। फिर जो याफे रहती है ना वो उसका मास्क उतारती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है, तो वो जियाली अंकल का नाम ले लेता है। ये सब सुन के ना याफे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो जियो परिवार की हेल्प करने के लिए मान जाती है। लेकिन याफे को अभी भी डाउट था कि ये अननोन पर्सन है कौन और ये जियो फैमिली की इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है। तो जो अपनी याफे रहती है ना वो उस पर्सन से पूछती कि भाई तू है कौन और तू जियो फैमिली की इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है। वो जो अननोन पर्सन यानी कि जो अपना जियोयान है ना वो बोलता है कि मैं जियोयान का काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ और जो जियो फैमिली है ना उसके मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उपकार है, जिस वजह से ना मैं उनके कर्जों तले दबा हुआ, तो मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटी सी मदद है। ये सब सुन के याफे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है, लेकिन याफे बोलती कि तब भी मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जानना चाहती हूँ। तो जो अपना वो अननोन पर्सन रहता है ना यानी कि अपना जियोयान, तो वो अपना मतलब मास्क उतार के उसको दिखाई देता है कि मैं जियोयान हूँ। तो ये सब देख के जो अपनी याफे रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब अपना जियोयान बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता दी है लेकिन तुम इस बात को सीक्रेट रखना, ये बात तुम किसी को बताना मत। दूसरी तरफ हमें जियाली अंकल दिखाए जाते जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। वो अपने बेटे को बोलते हैं वो जो शियोशी है ना उसकी वजह से हम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए, अब याफे भी हमारे सपोर्ट में नहीं है। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने उस शियोशी पे भरोसा किया, वो एक नंबर का कचरा है। तभी जो अपने लाओ भैया है ना वो बोलते पिताजी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी ऑक्शन हाउस से न्यूज़ मिली है कि जो याफे है ना वो अभी भी हमारे सपोर्ट में, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, अभी जो हम रॉ मटेरियल उससे पहले खरीद रहे थे ना उसने उन सब के दाम बढ़ा दिए 5 गुना। ये बात सुन के जो अपनी जियाली अंकल है ना उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है और वो बोलते कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि याफे ने अभी तक हमसे कनेक्शन नहीं तोड़ा है। तभी लाओ बोलता है कि मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है, जो याफे है ना उसने हमें 2 या 3 दिन की मोहलत दी है और हमें उसके अंदर जो उसके पैसे बचे हैं ना वो चुकाने होंगे। तभी जियाली बोलते हमारे पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है कि हम और ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाए, लेकिन अगर हमें जियो फैमिली को ख़त्म करना है तो हमें पूरा रॉ मटेरियल खरीदना होगा। अगर वो 5 गुना ज़्यादा दाम में भी रॉ मटेरियल दे रही है ना तो हमको खरीदना होगा वो मटेरियल। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम हमारा जो ट्रेजर है ना वो लेके जाओ और जो रॉ मटेरियल है ना उसे खरीद के लेकर आओ। अब हमें जियो फैमिली का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपने जान जियो रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि जो उनके आइट साइड के एल्डर थे ना वो उनको कंटिन्यूसली बुरी खबर दे रहे थे कि जो जियाली उसने हमारे पूरे शॉपकीपर को अपने अंडर कर लिया है और जियाली ने एक न्यू मेडिसिन लॉन्च करी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो बाकी लोग हैं ना सब उसकी मेडिसिन ही खरीद रहे हैं, हमारे मार्केट की तरफ कोई आ ही नहीं रहा है। और जो याफे है ना वो भी अब जियाली के सपोर्ट में है, वो उसे पूरे रॉ मटेरियल देने वाली है। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो अपने जान जियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं कि हमारी फैमिली का फ्यूचर क्या होगा। तभी वहाँ पर याफे की एंट्री हो जाती है और वो बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर वहाँ पर आ जाती है। याफे बोलती है कि ये जो रॉ मटेरियल है ना ये मैं जियो फैमिली के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ, इसके अंदर आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिलेगा आपको पूरे नेचुरल हर्ब्स इंग्रेडिएंट्स सब है ये रॉ मटेरियल के अंदर। ये जो एल्डर है ना ये याफे से पूछते कि हमें तो ये खबर मिली थी कि आपने जो आपका पूरा रॉ मटेरियल है ना वो जियाली को बेच दिया। तो याफे बोलती है हाँ न्यूज़ ये तो सच थी, लेकिन मैंने मेरा मन बदल लिया, अब मैं जियो फैमिली की हेल्प करना चाहती हूँ। तभी जान जियो बोलते कि मैं इस चीज़ के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी प्रेजेंट स्थिति नहीं है कि मैं आपके पैसे चुका सकूँ, तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी याफे बोलती है कि अंकल आप ऐसे मत करिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आपकी फैमिली पैसे चुका देंगी और मैं ये भरोसे के साथ आपको दे रही हूँ। ये सब सुन के जो अपने जान जियो रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वो झुक के जो अपनी याफे है ना उसको थैंक यू करते हैं। तो याफे बोलती है आपको इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं मेरा एहसान उतार रही हूँ, एक ओल्ड मास्टर ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है और ये सब उनकी वजह से ही हो रहा है कि मैं आपको इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल्स दे रही हूँ। तभी वहाँ पर अपना ओल्ड मास्टर आ जाता है जो कि है जियोयान। जियोयान वहाँ पर आता है और किसी
को कुछ बोलता नहीं है। वो अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक सीधे यूज़ करता है और वो जो रॉ मटेरियल्स है ना उनसे पिल बनाना चालू कर देता है। फिर उसने जो मेडिसिन बनाई थी ना वो एक एक करके सारी बॉटल्स के अंदर फिल कर देता है अपना ज़ियोयान। अब ज़ियोयान बोलता है कि ये जो मेडिसिन है ना इसका नाम है फाउंडेशन एलेक्सियर। ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये जो हीलिंग पोशन जो ज़ियाली बेच रहा है ना उससे ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन है। तो आप इसको मार्केट में बेचिएगा और ये आपकी प्रॉफिट लेवल है ना उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। और मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप ये मेडिसिन रख लीजिए और इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ सुन के जो अपने ज़ानज़ियो रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो उनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से थैंक यू करते हैं। ज़ानज़ियो उसे बोलते कि मैं आपका ये जो एहसान है ना वो कैसे चुकाऊँ मुझे नहीं पता। तो वो जो ओल्ड मास्टर रहता है यानी कि अपना ज़ियोयान वो बोलता है कि मैं तुम्हारा लड़का जो ज़ियोयान है ना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप ये समझ सकते कि मैं उसका एक टीचर हूँ। इतना बोलने के साथ ही जो अपना ज़ियोयान और याफे है ना वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो अपना ज़ियोयान है ना वो बाहर आ चुका था उस महल के और वो अपना मास्क उतार देता है। तभी वहाँ पर याफे आ जाती है और याफे उसे बोलती है अब तुम्हें पहले से ज़्यादा केयरफुल रहना होगा ज़ियोयान, क्योंकि जो जियाली फैमिली है ना अब वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ने वाली है। तभी ज़ियोयान उसे रिप्लाई में बोलता है कि तुम चिंता मत करो याफे मेरी, जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये ज़ियोयान बिल्कुल सीधा लड़का नहीं है, ये पूरा हराम बना के छोड़ेगा ये सब। देखो भाई लोग ये किस तरीके से फ्लर्ट कर रहा है, इसके पास तो जूनियर है ना ऑलरेडी, तो याफे हम गरीबों के लिए छोड़ दे। भाई वो भी नहीं छोड़ेगा, उसके साथ भी फ्लर्ट करेगा। भाई लोग फालतूगिरी छोड़ देता हूँ और वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। So with this guys we have completed our episode number 5 and 6 of Battle Through the Heavens। भाई लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी ना तो कमेंट कर देना। पीछे मतलब भजन की आवाज़ आई रही होंगी आपको, वो सब इग्नोर कर दो यार, वो पता नहीं कहीं पूजा चल रही है शायद तक के। मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।